वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टूडेंट। आज मैं एक सेक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने BNSS का 478 एक्सप्लेन किया हुआ है एंड टुडे हम 479 देखते हैं। 479 की हेडिंग है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। CRPC में यही सेक्शन 436A था जो कि BNSS में 479 बन गया है। ये सेक्शन इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि बहुत से जो अंडर ट्रायल्स हैं वो अपनी सज़ा से ज़्यादा टाइम ही डिटेंशन में बिता देते हैं एंड ये सेक्शन जो है ये 2005 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू CRPC में ऐड किया गया था। इस सेक्शन में कुछ चेंजेस लाए गए हैं BNSS में। एक प्रोवाइज़ो ऐड किया गया है जो CRPC में नहीं था और सब सेक्शन 2 और 3 भी ऐड किए गए हैं। सब सेक्शन 1 देखते हैं, इसको रीड करते हैं एंड इसके कीवर्ड्स मार्क करते हैं। वेयर अ पर्सन हैज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस सनहित ऑफ एनी ऑफेंस not being an offense for which punishment of death or life imprisonment has been specified as one of the punishments, undergone detention for a period extending up to one half of the maximum period of imprisonment specified for that offense, he shall be released on bail. Now let's understand this. Now when a person commits an offense, एक person ने एक offense commit किया है, but इसकी exception क्या है कि वो offense ऐसा है जिसके लिए death या life imprisonment सज़ा नहीं है। ओके, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है ये CRPC में नहीं था, ये BNSS में ऐड किया है। डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा ऑफेंस जब एक पर्सन कमिट करता है तब जब उस पर्सन की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी या ट्रायल चल रही है और उस दौरान वो पर्सन ऑलरेडी 1/2 ऑफ मैक्सिमम पीरियड, उस सज़ा का जितना मैक्सिमम पीरियड है उससे आधा पीरियड जो है वो सज़ा काट चुका है, तो वो पर्सन को बेल ग्रांट की जाएगी। ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल बाय द कोर्ट। अब एक छोटा सा चेंज यहाँ ये है कि जहाँ बेयर एक्ट में BNSS में लिखा है ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, CRPC में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे हैं ऑन पर्सनल बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज़। ये चीज़ जो है ये BNSS में नहीं लिखी गई है, ओमिट कर दी गई है जो कि CRPC में थी। अब इसके बाद एक प्रोवाइज़ो ऐड किया गया है। ये प्रोवाइज़ो BNSS में ऐड किया गया है, CRPC में नहीं था। Where such a person is a first-time offender, he shall be released on bond by the court if he has undergone detention for the period extending up to 1/3 of the maximum period of imprisonment specified for such offence under that law. अब इसके अंदर important है 1/3 of maximum period. नाउ ये सेक्शन है, ये पर्टिकुलरली डील करता है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, जिसे कन्विक्ट किया गया है, तो उस केस में जो मैक्सिमम पीरियड है 1/3 है। अगर उस पर्सन ने 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड जो उस ऑफेंस के लिए लॉ में बताई गई है उतना टाइम जो है वो डिटेंशन का काट लिया है, तब उस पर्सन को रिलीज़ किया जाएगा ऑन बेल। ये एक डिफरेंस है और ये स्पेसिफिकली डील करता है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। प्रोवाइज़ो 2 है, ये CRPC में पहले से था। प्रोवाइडेड फर्दर कोर्ट में आफ्टर हियरिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर and for reasons to be recorded by it in writing, order the continued detention of such period for a period longer than 1/2 of the said period or release him on bail bond instead of his bond. Now इस सेक्शन को हम क्लियरली समझते हैं आगे। ये सेक्शन बेसिकली एक तरह की एक्सेप्शन है टू द सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जैसे कहा गया है दैट उस पर्सन को उसके पर्सनल बॉन्ड पे उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर उसने 1/2 ऑफ डिटेंशन काट ली है, लेकिन इसमें कोर्ट कंटिन्यू डिटेंशन भी ऑर्डर कर सकती है या फिर कोर्ट उस पर्सन को बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकती है इंस्टेड ऑफ हिज ओन बॉन्ड। दैट मीन्स ये एक्सेप्शन है। किन केसेस में अब कोर्ट ऐसा ऑर्डर करेगी ये हम आगे देखते हैं।
सो सबसे पहले देखती है बेल बॉन्ड जो है वो विद श्योरिटी होता है और बॉन्ड जो है वो अंडरटेकिंग फॉर रिलीज है विदाउट श्योरिटी। अब इस सेक्शन में जो कोर्ट है, अगर पर्सन 1/2 ऑफ डिटेंशन काट चुका है तो उसे सिंपल बॉन्ड पे रिलीज़ कर देती है। लेकिन 2 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कंटिन्यूड डिटेंशन या फिर बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नाउ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर कोई पॉइंट्स रखता है उसे हियर करने के बाद एंड रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग, कोर्ट जो है वो राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करेगी तब ऐसा ऑर्डर पास करेगी। प्रोवाइजो 3 हम देख लेते हैं। Provided also that no such person shall be in any case be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than the maximum period of imprisonment provided for that offence under that law। अब ये प्रोवाइज़ो ईज़िली अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि कोई भी ऑफेंस जो है उसकी जो पनिशमेंट दी गई है उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जितनी भी है, जैसे 7 साल की पनिशमेंट है, अगर एक पर्सन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान उतनी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है उतनी डिटेंशन काट चुका है तब उस पर्सन को रिलीज़ किया ही जाएगा। अ पर्सन कैन नॉट बी डिटेन, अ पर्सन को डिटेन नहीं किया जा सकता उससे ज़्यादा अगर उसने मैक्सिमम पनिशमेंट ही काट ली है तो। In computing the period of detention under this section for granting bail, the period of detention passed due to delay in proceeding caused by the accused shall be excluded. Now, ये एक्सप्लेनेशन में जब भी हमने ये कैलकुलेट करना है कि एक पर्सन कितनी देर डिटेंशन में रहा है, उसमें हम कुछ पीरियड जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन सा पीरियड इंक्लूड नहीं करेंगे? अगर अक्यूज्ड खुद ही अपने फॉल्ट, अक्यूज्ड खुद जो है वो डिले कॉज कर रहा है तो हम उस पीरियड को पीरियड ऑफ डिटेंशन नहीं मानेंगे। सो द लेंथ ऑफ डिटेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द अक्यूज्ड डिले इन प्रोसीडिंग विल नॉट बी इंक्लूडेड। ऐसे तो अक्यूज जो है वो डिले कॉज कर ही जाएगा और पीरियड ऑफ डिटेंशन 1/2 जो है वो पूरा हो जाएगा एंड उसे बेल मिल जाएगी। सो अगर अक्यूज्ड खुद डिले कॉज कर रहा है तो वो पीरियड हम काउंट नहीं करेंगे। सबसेक्शन 2 वॉज नॉट इन CRPC, ये BNSS में ही ऐड किया गया है। Notwithstanding anything in subsection 1 and subject to the third proviso thereof, where an investigation, inquiry or trial in more than one offence or multiple cases are pending against a person, he shall not be released on bail by the court। सो ये जो है ये डील करता है मल्टीपल केसेस, अगर मल्टीपल ऑफेंसेस अक्यूज ने कमिट किए हैं। इफ़ एन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल इज पेंडिंग अगेंस्ट द अक्यूज इन मल्टीपल केसेस देन दैट अक्यूज शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल। मल्टीपल केसेस अगर पेंडिंग है उसके अगेंस्ट तो बेल नहीं मिलेगी। ये भी सब्जेक्ट है टू प्रोवाइजो 3। सो प्रोवाइजो 3 मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है। अगर हम सब सेक्शन 3 में देखें तो ये भी BNSS में ही ऐड किया गया है, ये CRPC में नहीं था। द सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल वेयर द अक्यूज्ड पर्सन इज डिटेन्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 1/2 or 1/3 ऑफ द पीरियड मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 एज द केस मे बी शैल forthwith make an application in writing to the court to proceed under subsection 1 for the release of such person on bail। सो ये सेक्शन जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल है, जिस जेल में अक्यूज्ड बंद है, उस सुपरिंटेंडेंट की ड्यूटी बता रहा है कि जब उस अक्यूज्ड का 1/2 या फिर अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 1/3 पीरियड जो है वो एक अक्यूज ने पूरा कर लिया है तो किसकी ड्यूटी है कोर्ट में एप्लीकेशन, इमीडिएटली एप्लीकेशन देना सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल की। उसने इमीडिएटली एप्लीकेशन देनी है कि इस सेक्शन के अंडर प्रोसीड किया जाए बाय द कोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और आप इस तरह से और एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं डिफरेंट सेक्शंस की, देन प्लीज़ लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप बाकी वीडियोस भी चेकआउट करें मेरे चैनल पर, जहाँ पे मैं कई सेक्शंस के डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। और अगर आप भी कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।